लाजवाब की बात है। हाथों की लकीरों पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आज हम लोग मैथ में एक नए क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन को किस तरीक़ा से हम लोग आसान भाषा में बना सकते हैं, और लास्ट में कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत आसानी होगी और 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो पे अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल पे जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोग इस वीडियो को देख करके और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सवाल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण से है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप लोग आसान तरीका से बना सकते हो अगर वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखते हैं तो। सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। सवाल पढ़ने से पहले इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोग समझने में दिक्कत हो जाती है, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। पूर्व और पश्चात, ये क्या होता है? पूर्व और पश्चात। अगर हमको बोल दे, एक संख्या ले लेते हैं 10, इससे अगर बोल दे कि 10 के पूर्व क्या होगा, 10 से पूर्व क्या होगा, तो इससे जो पीछे आता है क्या होता है? 9, ये होगा इसके पूर्व। और अगर कह दे 10 के पश्चात क्या होगा, 10 के पश्चात क्या होगा, तो 10 के पश्चात अर्थात अगला संख्या, तो 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। तो ये जो पिछला संख्या आता है ये संख्या है, और इसका अगर पिछला हुआ ये हो गया हमारा पूर्व। पूर्व के लिए हम लोग क्या किए? 10 माइनस 1 किए, 10 माइनस 1 किए, तो पूर्व का पता चल गया। और पश्चात के लिए, पश्चात के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो संख्या रहता है उसमें प्लस करते हैं। अगर 10 है तो 10 में हम लोग कितना किए? 1 प्लस किए, तो अगला संख्या प्राप्त हो गया 11। और वही जब 1 हम लोग माइनस कर दिए तो पूर्व पिछला संख्या हम लोग को प्राप्त चल गया। तो पिछला संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्व, जिसके लिए हम लोगों को माइनस करना होता है, और पश्चात वाली संख्या में हम लोग को प्लस करना होता है। पश्चात अर्थात अगला संख्या प्राप्त करना, और पूर्व का अर्थात हम लोग को पिछला संख्या प्राप्त करना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब भी कोई सवाल में पूर्व बोले अर्थात तो उसमें एक माइनस करना है, और अगर किसी भी सवाल में पश्चात बोले अर्थात उसमें एक प्लस करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। पूर्व और पश्चात को आप लोग समझ गए, और इसी पे हम लोग को सवाल को सॉल्यूशन करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, एक और नाम है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? एक नूरी नाम की लड़की है और एक सोनू है। ये दोनों की आयु हम लोगों को ज्ञात करना है कि कितना है।
तो इसको ज्ञात करने के लिए आयु पता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ पता नहीं रहता है, उस चीज़ को अगर ज्ञात करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। तो मानेंगे कैसे, यहां से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट छोड़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। क्या मानना है, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो पहले नूरी है, हम लोग मानेंगे क्या, माना कि नूरी की आयु x वर्ष, नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु तथा सोनू की आयु अलग अलग होगा, तो इसको मान लेते हैं y। अगर आप लोग को कभी भी दो चीज मानना हो तो वो अलग अलग लेटर मानिएगा। जैसे नूरी की आयु को हम लोग माने हैं x और सोनू की आयु को y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न से। जो इस वीडियो को देखते हैं, रोज देखते हैं इस चैनल का वीडियो, उसको पता होगा कि हम लोग प्रश्न से क्यों लिखते हैं। प्रश्न से इसका अर्थात हम लोग अब प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न पढ़ने के लिए तैयार हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व अर्थात नूरी की जो आयु है उसमें से 5 वर्ष माइनस करना है, तो x है और 5 वर्ष इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये हो गया 5 वर्ष पूर्व। सोनू की आयु, तो सोनू की आयु से भी 5 वर्ष कम होगा, अर्थात हम लोग माइनस करेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व कर दिए। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये है नूरी की आयु और ये है सोनू की आयु। ये है नूरी की आयु और ये है सोनू की आयु। तो कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ये 3 गुना ज्यादा बड़ा था नूरी की आयु। तो इसमें भी अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दिए। अब अगर गुना कर दिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर 3 से गुना कर दीजिए 3y माइनस 15। अब अंक वाला को एक साइड, x माइनस 3y, 3y इस साइड देखिए प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में, और माइनस 15 है और इस साइड माइनस में है 5, इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या निकला हम लोग का समीकरण, 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। एक समीकरण पता चल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से यहां पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण जब पता चल चुका है तो अब हम लोग लिखेंगे फिर से पुनः प्रश्न से आधा क्वेश्चन पढ़े तो एक समीकरण निकला और फिर आधा जो प्रश्न बाकी है यहां तक पढ़े थे तो एक समीकरण यहां से आगे 10 वर्ष पश्चात हम लोग अभी तुरंत जाने थे क्या होता है। पश्चात जब भी कोई कहे किसी भी सवाल में तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहां पे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात,
तो 10 प्लस करेंगे तो नूरी की आयु और सोनू की आयु में, नूरी की आयु को x माने हैं, x में पश्चात जाएंगे कितना 10, तो 10 प्लस कर दिए, और सोनू की आयु में भी क्या करेंगे 10 वर्ष पश्चात। दोनों की उम्र बढ़ेगी ना, ऐसा नहीं कि नूरी की आयु बढ़ जाएगी और सोनू की आयु नहीं बढ़ेगी। जब भी अगर पश्चात बोले तो दोनों में प्लस करना है, अगर पूर्व बोले तो दोनों में माइनस करना है। यहां पे हम लोग किए हैं। अब देखिए कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु जो है, ये नूरी की आयु है x वाला, और ये है सोनू की आयु। तो ये कह रहा है कि नूरी की आयु दोगुनी हो जाएगी, इससे 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, सोनू की आयु को भी 2 गुना करना होगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। क्या होगा, x प्लस 10 बराबर 2 से y में गुणा कर दीजिए 2y और प्लस 20। अब हम लोग क्या करते हैं, अंक वाला को एक साइड भेज देते हैं, ये माइनस में हो जाएगा 2y और 20 प्लस में है लिख दिए। उसके बाद 10 इस साइड प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस में होगा। x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब 2 समीकरण हम लोगों को पता है। पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 2y बराबर 10। अब हम लोग को क्या करना है, पहला काम जो करना है x और y का वैल्यू पता करना है, तभी पता चलेगा कि नूरी की आयु क्या है और सोनू की आयु क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह समीकरण को लिख देते हैं। अब समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, कितना 10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए ये दोनों x है, सेम चीज है, कटेगा, लेकिन दोनों प्लस में है तो कैंसिल नहीं होगा। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। नीचे वाला समीकरण का देखते हैं, प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में कैंसिल हो जाएगा, एक ठो प्लस में और एक ठो माइनस में। तो ये क्या होता है, घट जाएगा y माइनस में, किसमें, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला में से घटा है तो माइनस y बराबर, ये दोनों माइनस में है जुट जाएगा लेकिन होगा माइनस में, कितना हो जाएगा माइनस 20, और ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल, अर्थात y बराबर जो निकला है कितना 20। y का वैल्यू पता चल गया। और y किसको माने थे, सोनू की आयु। सोनू की आयु कितना हो गया 20 वर्ष, क्या 20 वर्ष। अब हम लोग को पता करना है नूरी की आयु। तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो आप लोग समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जगह थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए इस साइड का थोड़ा हटा देते हैं। तो आप लोग यहां से देखिए, यहां से हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण
1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या करते हैं, अगर समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 और -10 है, कितना है -10, चिन्ह को मत छोड़िएगा। अब y का वैल्यू कितना है 20, x के स्थान पर x और -3 भी लिख देंगे और y के स्थान पे क्या लिखेंगे 20, गुणा दे करके 20 बराबर -10, कितना हो जाएगा -10। अब यहाँ से निकाल लीजिए x माइनस 20 दिया 60 बराबर -10 और अंक वाला को एक साइड भेजते हैं, x बराबर -10 और ये माइनस में था इस साइड 60, उस साइड जाएगा प्लस में, अर्थात x बराबर एक ठो प्लस में और एक ठो माइनस में। अगर चिन्ह कभी भी असमान रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। तो 10 में से तो 60 नहीं घटेगा, तो 60 में से 10 को घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 50 और ये x का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है। और ये प्लस में होगा क्योंकि 60 का चिन्ह क्या है प्लस है, तो ये प्लस में होगा। अब ये जो निकला है x और y का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन सवाल में कहीं भी ये नहीं कह रहा था कि हम लोग को x और y का वैल्यू दिखाइए। हम लोग को पूछ रहा था नूरी और सोनू की आयु कितनी है, क्या नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा नया मॉडल से लिखिए ताकि एग्जामिनर को भी चेक करने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, अतः नूरी की आयु, अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु को क्या माने हैं x और x का वैल्यू कितना 50, तो क्या लगेगा 50 वर्ष। और सोनू की आयु, और ये क्या हो जाएगा, सोनी की आयु को माने हैं y और ये हो जाएगा 20 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर, नूरी की आयु और सोनू की आयु पता चल चुका है। और यही कह रहा था हम लोग के क्वेश्चन में निकालने के लिए। अगर आप लोग इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में सवाल को सॉल्यूशन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो अच्छा मार्किंग होगा। और आप लोग जो सोचते हैं कि हमको भी टॉप करना है, वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस चैनल से जुड़ना होगा, इस चैनल के सभी वीडियो को देखना होगा। बहुत सारा क्लास का वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। वहाँ से भी अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग लिंक क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में कुछ ऐसा टिप बताऊंगा जिससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि किस तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करें ताकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम ना लगे और तुरंत ऑब्जेक्टिव बन जाए। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, कहीं छूट ना जाए। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी अच्छा करे और एग्ज़ाम में अपना
अच्छा मार्किंग लाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये इसका सवाल था और ये सवाल पूछा जाने वाला है और 100% पूछा जाएगा। और अभी जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। आप लोग जानते होंगे लेकिन ये नहीं पता है कि इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कैसे पूछेगा। जैसे कि आप लोग फॉर्मूला पढ़े हों, उससे क्वेश्चन रहता है। जैसा कि कह देगा विविक्तर बराबर होता है, विविक्तर बराबर होता है। आप लोग पढ़े हैं विवेचक, लेकिन आप लोग को विविक्तर पता नहीं है। तो विवेचक को ही विविक्तर भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? विवेचक। विवेचक। और इसका सूत्र क्या होता है? इसको तो हम लोग सूचित करते हैं डी से, बड़ा डी, और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोग को जितना भी सूत्र है उन सारे सूत्र को आप लोग रोज देखिए, उससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। और ज़्यादातर फार्मूला से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एक और आता है कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अगर ऐसा पूछ दे, अगर शून्यक अल्फा और बीटा है, अर्थात एक माइनस का, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे -4 है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? बीटा, और अल्फा को हम लोग कहते हैं प्लस वाला, इसको कहते हैं माइनस का बीटा। अगर अल्फा और बीटा दो मूल हैं तो शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग होगा। तो हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को ही शून्यकों का योग, इसको ही कहते हैं शून्यकों का योग। और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। ये हिंदी में है और ये सूत्र के माध्यम से लिखा हुआ है। दोनों फार्मूला एक ही है और इसको आप लोग याद रखिए। उसके बाद होता है द्विघात समीकरण के द्विघाती सूत्र या मूल सूत्र क्या होगा? द्विघाती सूत्र और मूल सूत्र क्या होगा? तो आप लोग को यहाँ पे एक चीज क्लियर करना होगा कि द्विघाती सूत्र या मूल सूत्र, मूल सूत्र, कभी कह दे द्विघाती सूत्र क्या होगा और कभी कह दे मूल सूत्र क्या होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि द्विघाती सूत्र को ही मूल सूत्र कहा जाता है और मूल सूत्र को ही द्विघाती सूत्र कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग x बराबर लिखते हैं, x बराबर भी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस √d/2a। ये होता है, ये d जो है ये विवेचक होता है, जिसको हम लोग विविक्तर भी कहते हैं, विवेचक को ही विविक्तर भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखिए ऑप्शन में, अगर ऐसे रहे तो ऐसे भी सही है, -b प्लस माइनस √ और b² माइनस 4ac बट्टे 2a। और d का ही सूत्र हम लोग यहाँ पे लिखे हैं b² माइनस 4ac। इसी सूत्र को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगला होता है कि एक और होता है, क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये क्या होता है कि रेखा
प्रतिच्छेदी है या नहीं है, हल कितने होंगे, इन सब के बारे में इसमें बताया जाता है। हम लोग सिर्फ समीकरण पे इसको बैठा के और निकाल सकते हैं। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर किसी समीकरण का a1 और a2 लिखते हैं, उसमें b1 b2 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, ना ही c1 और c2 होता है। तो ये होता है क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। और इसका हल जो होता है वो होगा क्या, अद्वितीय। क्या होता है, अद्वितीय, एक या केवल एक। उसके बाद होता है दूसरा नियम है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये फॉर्मूला क्या होता है, जब a1 और a2 बराबर हो b1/b2 के तथा c1/c2 नहीं बराबर हो, दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, तो वो होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। उसके बाद आता है तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, तीनों बराबर होगा, नहीं वाला हम लोग देख चुके हैं। तीनों अगर बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों आपस में बराबर हो, इक्वल हो, तो वो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होता है, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, या आप लोग ऐसे कह सकते हैं अनेक हल, अनेक हल, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद रखिए, और ये सब बार बार पूछा जाता है। अगर इसमें आप लोग को दिक्कत होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो आज के लिए बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद।